आज बात करेंगे अग्निपथ स्कीम की। अग्निपथ पर कौन है, यानी आग से जलते हुए रास्ते में भारतीय सेना है या अग्निवीर। जो स्कीम है या अग्निपथ योजना है, ये अग्नि में आहुति दे दी है मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय जल सेना। अगर हमने अग्निवीर लिए तो इन्होंने बोला देखो जी, पैसे बचेंगे, हम उसको मॉडर्नाइजेशन में लगाएंगे क्योंकि हम गरीब देश हैं, हम ज्यादा फौज पे खर्चा नहीं कर सकते और हम ये भी नहीं चाहते कि आर्मी को, हम हिंदू लोग लड़ नहीं पाते, हमारे लड़के क्या हैं कि बहुत नरम हो। अब आईएएस की ट्रेनिंग में सबको पता है, हम तो अब आ गए हैं, अब हम भले ही करें, कुछ करें ना करें, करें ना करें, हम तो सेक्रेटरी, हम तो बादशाह हैं, आजीवन बादशाह। फॉरेन सर्विस में भी यही है, हम भले ही न लिख पाए न बोल पाए, लेकिन हम रहेंगे भाई, नौकरी हमारी परमानेंट। फौज लड़ती है भूख और शर्म के लिए। मोदी गवर्नमेंट इज एन आईएएस गवर्नमेंट विद आउटसाइड सपोर्ट ऑफ द आरएसएस। फौज को बना दिया है हमने पुलिस, और पुलिस को बना दिया है होमगार्ड। चाचा नेहरू ने कभी सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिया और 1962 में चीन में करारी हार हुई, पिटाई। आज मोदी मामा ने भी वही किया है। फौज में जो ये ब्रिगेडियर के ऊपर के बहुत से अफसर हैं, तो बिल्कुल बहुत से इनमें से चाटुकार हैं और बिल्कुल मेहनत मशक्कत नहीं करते हैं और आईएएस बाबू लोग हैं, पूरे बाबू लोग। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। आज बात करेंगे अग्निपथ स्कीम की। अग्निपथ पर कौन है, यानी आग से जलते हुए रास्ते में भारतीय सेना है या अग्निवीर। हमारे साथ आज फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह है। सर, बहुत स्वागत। क्या कहेंगे इस स्कीम पे? यह योजना जो भारतीय सेना को सशक्त, समृद्ध और न जाने क्या क्या करने के दावों के साथ आई है, क्या सोचते हैं आप? मैं सोचता हूं कि हाल बेहाल है। अग्निपथ जो स्कीम है या अग्निपथ योजना है, ये अग्नि में आहुति दे दी है मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय जल सेना की। मेरे हिसाब से ये स्कीम कदापि कदाचित उचित नहीं है और मैं 300 से ऊपर सिपाहियों से बात कर चुका हूं, अफसरों से बात कर चुका हूं, रिटायर्ड लोगों से बात कर चुका हूं और काफी अध्ययन किया है, काफी महीनों से अध्ययन किया है और उसके उपरांत मैं ये बोल रहा हूं। सर, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आप बड़े फैक्ट वाली बात करते हैं, इस बार मैं डॉक्यूमेंट है। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। पहले जरूर इस स्कीम में खामी थी, बाद इसके काफी चीजें। आप FAQ लेके बैठे हैं ना? FAQ, बिल्कुल FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जी बिल्कुल। और ये आप माईगव से निकाले हैं ना? बिल्कुल, माई गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। कह रहे हैं ये इतने प्रिविलेजेस अग्निवीरों को दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, पहली बात कि ये डॉक्यूमेंट शुरू होता है 5वें नंबर पे और खत्म होता है 9वें पे, तो ये नंबरिंग ही इसकी गड़बड़ है। तो मुझे तो शंका है कि ये किसी ने सोच के बनाया डॉक्यूमेंट भी नहीं की। और रही बात माईगव पे, आप गए हैं, माईगव के जो कर्ता धर्ता हैं, अभिषेक सिंह आईएएस अफसर, मेरे नागालैंड के दिनों के मित्र हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, IIT कानपुर गए हैं जहां तक मुझे याद है, और उस हार्वर्ड से भी पढ़े हैं, हार द बर्ड, हार्वर्ड से भी पढ़े हैं। और खाना बड़ा अच्छा खिलाया था कई साल पहले, इन्होंने घर बुला के, काफी दिन बाद हम लोग मिले और बहुत ही बढ़िया खाना खिलाया, बिरयानी वगैरह भी खिलाई। तो अच्छे मित्र हैं। तो उनको मैं एक ही सुझाव दूंगा, भैया अभिषेक, नंबरिंग तो अपने डॉक्यूमेंट की ठीक कर लो। रही बात, आपने दे ही दिया है तो ठीक है, अंदर बात नहीं, देखें यार 25, ठीक है, ये स्कीम की डिटेल पे जाएंगे, इस चिड़िया का क्या नाम है। और ये डॉक्यूमेंट असल में मैंने भी पढ़ा। जी सर। और चलिए इसके भी कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। हो सकता है इनमें कुछ तथ्य हो और हो सकता है इसमें कुछ सत्य हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि अर्ध सत्य है। अग्निवीर अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी। ऐसा कुछ नहीं होता सर, या तो झूठ है। एक बड़े शायर हुए हैं कृष्ण बिहारी नूर, उन्होंने कहा है कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं।
सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। देखिए अब तो शेरो शायरी वाली बात हो गई। तो अर्ध सत्य नहीं, झूठ होगा सब चीजें। नहीं देखिए ग्रे चीजें। हाँ, कुछ चीजें हैं जो सही हैं कि भाई एवरेज एज कम होगा। चलिए, किस चिड़िया का नाम है? अग्निपथ योजना, ठीक है, स्कीम। 17.5 से 21 साल के बीच भर्ती होगी, ठीक। 6 महीने ट्रेनिंग होगी, उसके बाद फिर वो भेज दिया जाएगा अपनी पलटन। और ये तीनों फोर्सेस के लिए है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तीनों के लिए, ठीक। 4 साल बाद 25% को परमानेंट ऑफर मिलेगा। निश्चित तौर पे सही। 75% टाटा बाय बाय, घर यहाँ। इनको तनख्वाह मिलेगी, अब पढ़ लीजिए अगर मैं गलत हूं, मैं पढ़ रहा हूं, 4.76 लाख की, साल की। तो इसका मतलब महीने में 40,000 से कम की, ठीक। 48,000, 4.8 लाख इनको मिलती। अगर जो है 40,000 देते महीने की पगार, तो महीने की पगार 40,000 से कम है, ज्यादा नहीं है जी। ये 4.76 लाख से शुरू होकर 6,92,000 जाएगी, लेकिन वो जाएगी चौथे साल में ना जी, ठीक। तो शुरू में तो 40,000 से कम है। चलिए, खाना पीना राशन मिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। ये 14 जून 2022 में भारत सरकार ने इसको पारित किया और सितंबर 2022 में ये लागू हुई जी, ठीक है। इसके पहले याद रखिए आप, कोविड था जी, बिल्कुल। तो 2019 से 3 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुआ जी। और हर साल 50 से 60,000 सिपाही रिटायर हो रहे थे एनुअली, है ना। तो अब चक्कर ये है कि चलिए मान लीजिए स्कीम अच्छी भी मान लें, तो भी सवाल उठता है कि अच्छी किस तरह है। तो मुझे आईएएस अधिकारी, कुछ आरएसएस के लोग जी, और कुछ जनरल ही इस स्कीम की बड़ाई करते दिखे, जिसमें से एक मेरे मित्र जनरल राज शुक्ला हैं, वो यूपीएससी में हैं, वो भी आईएएस के साथ ही हो लिया। अब वो जनरल कम है, आईएएस बाबू ज्यादा बन गए हैं। पर कुछ ही लोग जो है मिले, और जिसने इस स्कीम को डिफेंड किया वो तो या तो जनरल या एडमिरल या एयर मार्शल था, गोल्फ कोर्स पे जाने वाला, बढ़िया अंग्रेजी फर्राटे से बोलने वाला, और साहब, बड़ा साहब था। एक मुझे सिपाही नहीं मिला तीनों सर्विसेज से, एक कप्तान नहीं मिला, एक मेजर नहीं मिला, एक नेवल ऑफिसर नहीं मिला जूनियर रैंक का, एक एयरफोर्स ऑफिसर नहीं मिला, फ्लाइंग ऑफिसर, स्क्वाड्रन लीडर तक। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिनसे अग्निवीर डायरेक्ट जिसने समर्थन किया हो। और कई जनरलों ने बोला इस योजना के विरुद्ध, लेकिन फिर बोला कि देखो मेरा नाम न लेना, नरेंद्र मोदी की सरकार मेरा पेंशन रोक देगी। खुल के बोलने का भय था, खासकर वरिष्ठ अधिकारियों में। कोई सीनियर ऑफिसर खुल के बोलने को तैयार नहीं था, बिल्कुल खुल के। वो कहते हैं ना, बिल्कुल की फर्क पैंदा है जी, जैसे बोलते हैं लोग। और विदेश में, मैं तो पाश्चात्य में रहता हूं, वहां भी गड़बड़ चीज होती है, ऐसा थोड़ी है वहां सब दूध का धुला है। बहुत गड़बड़ चीजें होती हैं, हम तो देख ही रहे हैं अखबारों में क्या क्या नहीं हो रहा है। लेकिन यह है कि लोग खुल के ज्यादा बोलते हैं, हमारे यहाँ खुल के नहीं बोल रहे थे लोग। तो अब प्रोज पे आते हैं। आपके पास वो डॉक्यूमेंट है ना, उसमें प्रोज लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है नेशन के लिए कैसे बेहतर है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए कैसे बेहतर है, इंडिविजुअल के लिए कैसे बेहतर है। इंडिविजुअल को मौका मिलेगा देश सेवा करने का, नेशन एक हो जाएगा और आर्म्ड फोर्सेस एकदम युवा हो जाएंगी, चुस्त तंदुरुस्त फुर्तीली हो जाएंगी। ठीक है, माना, एक दफे मान भी लिया। प्रोज लोगों ने क्या बताया मुझे? पहली चीज जो कि खासकर आईएएस के लोगों ने बताया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको मैं कहता हूं कि आज का राजा बांग्लादेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, राजा दुर्योधन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पीएएस, आईएएस और बास। महाभारत बन नहीं पाया था, अभी है राजा। तो इन्होंने बोला पहली चीज पैसे बचाएंगे जी। अभी क्या है, पेंशन में चली जाती है, सैलरी में चली जाती है। अगर हमने अग्निवीर लिए तो इन्होंने बोला देखो जी,
पैसे बचेंगे, हम उसको मॉडर्नाइजेशन में लगाएंगे, क्योंकि हम गरीब देश हैं, हम ज्यादा फौज पे खर्चा नहीं कर सकते, और हम ये भी नहीं चाहते कि आर्मी कू हो। आर्मी बहुत तगड़ी हो गई। अभी एक नेता ही आए हुए थे, वो क्या बोल रहे थे कि नहीं, हम अगर फौज को तगड़ी कर दी, हमने RAW को तगड़ी कर दी, तो हमारे यहाँ कू हो जाएगा, फिर मैं नेता जो है कैसे राज करूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि भाजपा के नेता थे, उनका तो राज भी नहीं है, कांग्रेसी नेता है, आजकल ऑपोजिशन में है। तो यह है कि भाई हमको पैसे ज्यादा नहीं खर्च करने हैं फौज पे, और लेकिन मॉडर्नाइज करनी है फौज, तो हम पैसे बचाएंगे और बचे हुए पैसे का सदुपयोग करेंगे। एक पहला रीजन दिया। दूसरा दिया कि भाई आर्मी जवान हो जाएगी। अभी क्या है कि आता है सिपाही, वो 15 साल तक रहता है, 16.5 में ले रहे हैं आर्मी में, पहले ले रहे थे, नहीं 17 कर दिया है। तो कह रहे हैं कि अब पहले क्या था, सिपाही से लांस नायक 7 साल पे होता था, उसके बाद सिपाही या राइफलमैन 15 साल पे रिटायर होता था। अच्छा, हवलदार होता था, हवलदार 18, नायब सूबेदार 26, सूबेदार मेजर 30। अगर कोई भैया गलती हो गई तो माफ करिएगा, ये लिखाई में गलती हो गई होगी, पर मोटा मोटी ये आंकड़े मुझे दिए गए हैं। और लोगों ने कहा भाई टाइम टेस्टेड बैटल हार्डन मिलिट्री है हमारी, अच्छा परफॉर्म की है, अच्छा काम करती है, गोली वोली चलती है, भागती नहीं है, कभी कहीं लूटती वूटती नहीं है, पिटाई भी हो जाती है कर्नल की तो फौज नहीं आती है पुलिस को पीटने आज के दिन। पहले तो एक जमाना था कि प्रताप सिंह कैरों के ही लड़के को उठा लिया था, पंजाब के जो इतने सशक्त मुख्यमंत्री थे। तो फौज हमारी काफी सद्व्यवहार करती है। तो सीधी बात यह है कि ये जो फौज है हमारी सदाचारी फौज, ये और यंग हो जाएगी। तो अब इसमें कई लोगों ने कहा कि भाई हमको तो यंग अफसर चाहिए, हमको गोल्फ कोर्स वाले थोड़ी चाहिए जनरल साहब, जो कि यथार्थ से बिल्कुल ही विरक्त हूं। लेकिन जो भी हो, यंगर आर्मी, पहला सेव मनी, दूसरा यंगर आर्मी, यंगर है तो फिटर होगी, किलिंग इंस्टिंक्ट ज्यादा होगी थियरी में, तीसरा मेरिटोक्रेसी होगी, सिर्फ टॉप 25% रहेंगे तो लोगों में कंपटीशन होगा, कंपटीशन बहुत अच्छा है। अगर कंपटीशन रहेगा तो लोगों के स्टैंडर्ड अच्छे रहेंगे, लोग पुशअप करेंगे, पुलअप करेंगे, भागेंगे 5 किलोमीटर जान लगा के, बैटल फिजिकल टेस्ट अच्छा होगा। तो ये तीसरा लॉजिक है। चौथा लॉजिक ये है कि एम्प्लॉयमेंट, अभी क्या है कि अगर सिपाही आ रहा है 15 साल के लिए, अगर हर 4 साल में 75% जाएंगे तो नौकरियां ज्यादा होंगी फौज में, तनख्वाहें ज्यादा लोगों को मिलेंगी, कुछ लोगों के बजाय कई लोगों को मिलेंगी। तो ये चौथा एडवांटेज लोगों ने कहा। पांचवा एडवांटेज ये RSS के बहुत लोगों ने कहा, मुझे लखनऊ में किसी ने कहा था, मैं नाम नहीं ले सकता, लखनऊ में कहा, जयपुर में कहा, दिल्ली में कहा, मुंबई में लोगों ने कहा, पुणे में कहा, तो कई जगह, मेरा तो भारत भ्रमण चलता रहता है। तो चंडीगढ़ के RSS वालों ने ये नहीं कहा, पंजाब के RSS वालों ने ये नहीं कहा, ये गौर फरमाइएगा। क्या कहा कि हम हिंदू लोग लड़ नहीं पाते, हमारे लड़के क्या हैं कि बहुत नरम हो गए, और जब दंगा फसाद होता है पिट जाते हैं। कल को पाकिस्तान से लड़ाई होगी तो हमारे पास रिजर्व्स कहां से आएंगे? तो हमको एक मिलिटराइज सोसाइटी चाहिए, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने खड़ी की थी खालसा को, वैसे ही अगर हम अग्निपथ योजना लाएंगे तो ज्यादा लोग मिलिट्री ट्रेनिंग पाएंगे, और समाज में फिर कभी कुछ अंदरूनी दिक्कत हुई, ठीक है, दंगे फसाद हुए, डर लोगों को है कट्टर इस्लाम का, या एक तो वो डर, और या पाकिस्तान अगर चढ़ गया तो कुछ लोग तो होंगे जो कि सेना के साथ साथ लड़ सकेंगे, और रिजर्व सेना जो है और लोगों को बुला सकेगी अगर जरूरत पड़ी, तादाद की जरूरत पड़ी। तो ये 5 मुझे कारण दिए गए। ठीक, चलिए, अब ये हो गए, आपने कहा देश के लिए इन 5 कारणों से देश की प्रगति होगी, देश की सुरक्षा बेहतर होगी, देश सुदृढ़ संपन्न होगा, है ना। अब आते हैं, मेरा मत यह है कि हाँ, कुछ फायदे तो हमेशा होते हैं, पैसे तो बचाएंगे, और कुछ हो सकता है इन 5 कारणों में थोड़ी बहुत बात भी सही हो, लेकिन इसके कुछ नतीजे अनुकूल नहीं होंगे, प्रतिकूल होंगे। और वो क्या है? पहला, इन्होंने
लिखा है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट। जी देखिए लिखा है कि नहीं, बिल्कुल। ठीक, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट हो रहा है। लेकिन दिक्कत यह है साहब कि जो यथार्थ मुझे बता रहे हैं लोग, यथार्थ अब बात कर रहे हैं जी। हम बात नहीं कर रहे उनकी साहब, हम बात नहीं कर रहे जो हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हम साहब लोगों की बात नहीं कर रहे। साहब लोग कौन है? आईएएस हुए, आईपीएस हुए, जनरल हुए, एलीट लोग। आईएफएस हुए तो और एलीट हैं, ठीक। तो उनका कहना यह है कि जो सूबेदार मेजर मुझे मिला, जो ट्रेनिंग करने वाला, और जब मैं गांव गया, कुछ गांव कभी कभार भटक जाता हूं, बहुत ज्यादा तो नहीं जा पाता, एक गांव गया, यहाँ फौज, बीएसएफ, सीआरपीएफ इत्यादि में लोग जाते हैं। उन्होंने बोला कि साहब क्या बड़ी बड़ी बातें, अब गांव में सबसे पहले कहां जाना चाहते हैं? स्टेट पुलिस। स्टेट पुलिस के बाद कहां जाना चाहते हैं लोग? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल, एयरपोर्ट में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एयरपोर्ट में एसी में नौकरी करनी है भाई। तो इस तरह के कई आपके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, या पैरामिलिट्री कह लीजिए, कई लोग कहते हैं पैरामिलिट्री, लोग कहते हैं नहीं क्योंकि मिलिट्री ऑफिसर कमांड नहीं करते असम राइफल्स को छोड़ के। उसमें अगर आपकी भर्ती हुई तो आपकी पक्की नौकरी है ना? बिल्कुल, हाँ, आपकी नौकरी पक्की है, पेंशन है। सबसे बड़ी देश में दिक्कत क्या है? नौकरी, पक्की नौकरी की। और हमारी एक परंपरा है जाने की, वर्दी में जाएंगे, अगर जान पे खेलेंगे तो कम से कम पेंशन तो मिले घर वालों को। अच्छा, एक और चीज है कि सरकार ने कह दिया है कि भैया न्यू पेंशन स्कीम हम वापस ले आएंगे, न्यू पेंशन स्कीम में लोगों को 50% उनकी तनख्वाह गारंटी होगी। तो ठीक है, माना कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है कि आप जमा करते हैं हर साल, लेकिन एक तो आपकी लंबी नौकरी है, दूसरी आपको पेंशन भी मिलेगी, तीसरी उतनी खतरे वाली नौकरी नहीं है भाई। एक फौजी सिपाही ने बोला कि साहब हम लोग को तो पाल के ही तो रखती है सरकार, और जब जरूरत पड़ती है तो हम हलाल हो जाते हैं, जान पे तो खेलना पड़ता है ना युद्ध में। तो अगर आप जो है फौज में किसी को चाहते हैं तो कम से कम सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट है, तो फिर फौज में अगर 4 साल है और बाकी जगह आप आ रहे हैं 15-20 साल के लिए, तो आपने, सरकार ने सिग्नल क्या दिया समाज को कि फौज तो भाड़े के सिक्योरिटी गार्ड हैं, आए गहरे नत्थु खैरे हैं, आएंगे 4 साल, उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, एक मेरे मित्र हैं नौनिहाल सिंह, एडीजी हैं पंजाब में, उनकी एक आइडिया अच्छी थी, उनका दिमाग बड़ा तेज है, हालांकि वो हार्वर्ड नहीं गए हैं, हार्वर्ड नहीं गए हैं वो, लेकिन दिमाग काफी तेज है। उन्होंने एक बात कही कि चलिए आपने अग्निपथ स्कीम ले आए, योजना ले आए, तो फिर एक काम करिए, सिंगल एंट्री कर दीजिए सारी सर्विसेज का, वो इस इकोसिस्टम में मर्ज कर दीजिए कि अग्निपथ से जो निकले उसको आप सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में वो कर लीजिए एब्जॉर्ब, रिक्रूटमेंट बाकी सब में बंद कर दीजिए। तो हमको क्या फायदा होगा कि हमको ट्रेंड आदमी मिल जाएगा, पंजाब पुलिस में भी हम ले लेंगे उसको, पंजाब की आर्म्ड पुलिस बटालियन में तो वैसा ही आदमी चाहिए, दंगे फसाद या इंसर्जेंसी हुई तो ट्रेंड आएगा, उसमें डिसिप्लिन ज्यादा होगी। तो उसने बोला एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर लीजिए, फिर वो चला जाएगा कि हाय हाय हमारा फौज में नहीं हुआ। तो उसने बोला या तो ये कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने फौज को ही बलि का बकरा बनाया, इसके 2 नुकसान मुझे नजर आते हैं। पहला कि उसकी ट्रेनिंग अगर फौज की है तो किसी के पैर में गोली नहीं मारेगा, नहीं, रीट्रेन कर दीजिए ना आप उसको, रीट्रेन कर दीजिए ना, तो आपको ट्रेंड आदमी मिला, फिजिकली फिट मिला, आया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको एब्जॉर्ब कर लीजिए। आपको और जरूरत है और लोगों को ले लीजिए, खैर जो भी हो, 10% किया गया है, अरे छोड़िए 10 किया है या खाना पूर्ति है। मेरा कहना यह है कि सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट नहीं हो रहा है, ये ग्राउंड का आदमी बता रहा है, गांव का आदमी बता रहा है। रणबीर सिंहपुरा में गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, वहां नहीं हो रहा है। कितने फौजियों ने मुझे बताया है, कर्नलों ने बताया कि अब गांव में आखिरी
लास्ट चॉइस फौज फौज है, लास्ट चॉइस ऑफ पहले ये यूनिफॉर्म। था कि फौजी बनना है, सुबह 5 बजे बच्चे दौड़ना शुरू कर। हाँ हाँ, लास्ट चॉइस है अब फौज, एम्प्लॉयर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, तो ये तो सरासर झूठ है अगर आप बोलें बेस्ट, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल रहा है। अरे सीधी बात बताइए, गरीब देश है, गांव का आदमी जाता है ना फौज, मतलब बीएसएफ में नौकरी हार्ड है। शहरी लड़का तो नहीं जाएगा ना, जयपुर में हम बैठे हैं, जयपुर का तो नहीं जाएगा, दिल्ली का नहीं जाएगा ना। तो एक जगह आपको जाना है, अगर नेवी में है, समुद्र पे ही अटके हैं, सी सिक हो जाएंगे, उल्टी करेंगे। एक जगह आप एयरपोर्ट में हैं, भागा दौड़ी प्लेन को, अगर आप पायलट तो नहीं होंगे, पायलट तो कुछ ही होते हैं, लेकिन आपको जो है 100 का ग्राउंड सपोर्ट में भागे रहना है, घड़घड़ाते हुए आवाज हो रही है, 100 काम है, टेक्निकल काम है, मुश्किल काम है। तो आप वहां जाएंगे, घर से दूर हैं आप, हैं, और आपको सिर्फ 4 साल पता है, उसके बाद क्या होगा कुछ नहीं पता। और दूसरी ओर आप आईटीबीपी चले गए, बीएसएफ चले गए, सीआईएसएफ चले गए, उसके भी ऊपर पुलिस चले गए, तो पुलिस में तो रुतबा है, आप जो है उसके बाद, अरे आप तो डॉन है। पंजाब पुलिस देखिए, कर्नल को पीट देती है और एसएसपी नानक सिंह को देख लीजिए, कुछ करता ही नहीं है वो। और डीजीपी गौरव यादव, वो तो मिलता भी नहीं है कर्नल की बीवी से। पंजाब वालों के लिए कहते हैं ना, पुलिस वालों के लिए पंजाब वाले कूटते बहुत है, बोले क्योंकि हम केस नहीं बढ़ाते, हम बंदे बढ़ाते हैं। तो ये तरीका, तो देखिए पंजाब ही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस को देख लीजिए, तो कितना रुतबा है। तो अब क्या है कि फौज तो बिल्कुल ही, फौज आपका टिप ऑफ द स्पीयर होना चाहिए, भाले की नोक। फौज को आपने बना दिया है बिल्कुल वो भाला जब जो जमीन पे रखते हैं वो वाला। तो ये सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट तो बिल्कुल नहीं हो रहा, सिलेक्शन में ही अब चोट आ गई। तो पहला पॉइंट अग्निपथ स्कीम के खिलाफ ये है, योजना के खिलाफ ये है। माना आपने भलमनसाहत में किया, लेकिन अब आपको ये दिख रहा है तो आपका फीडबैक लूप होना चाहिए, वो तो है नहीं ऊपर तक। अच्छा, अब आते हैं दूसरी चीज पे, ट्रेनिंग पे। दूसरा पॉइंट देखिए, 10 साल पहले मुझे यही पुराने सूबेदार मेजर बहुत कुछ बताते हैं, तो एक पुराने सूबेदार मेजर मिल गए, मैं उनके साथ बैठ गया चाय पे, तो बहुत तेज दिमाग था, बहुत से अफसरों से तेज दिमाग था, बहुत से आईएएस अफसरों से तो कहीं तेज दिमाग था। विधि की विडंबना में बेचारे सूबेदार मेजर ही रह गए, लेकिन वो तो संयोग है। तो बोले कि साहब से 10-12 साल पहले, मुझे याद नहीं है, बोले कि ठीक से, लेकिन हम लोग 14 महीने ट्रेनिंग देते थे। अच्छा। तो बोले 14 महीने से हमने 9 महीने किया, और 9 महीने कभी कभी 12 कर देते थे, अगर रंगरूट रिक्रूट जो है फौज में, रिक्रूट को रंगरूट बोलते हैं, तो रंगरूट अगर स्टैंडर्ड नहीं कर पाता था, फिजिकल स्टैंडर्ड है, बाकी चीजें हैं, निशानेबाजी का स्टैंडर्ड है, तो उसको 12 जो है महीने का ट्रेन करते थे, 9 में नहीं छोड़ते थे। बोला साहब अब 6 महीने कर दिया है 6 महीने पर्याप्त नहीं है। मैं फिर बोलूंगा, 6 महीने की ट्रेनिंग एक सिपाही को यूनिट में भेजने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या वजह है सर उसकी? कई कारण है। देखिए, एक तो गांव से आता है लड़का हमारा, तो हालांकि अब भूखमरी नहीं रही, लेकिन फिर भी उसका पोषण तो बहुत अच्छा होता नहीं है। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि आज हमारे युवक ज्यादा तेज भागते हैं, ज्यादा वो करते हैं, बकवासबाजी। आज का युवक तो कमजोर हो गया है। आज का युवक हमारे पिताजी के जो है पीढ़ी की तरह थोड़ी है। वो गांव में जो है 10-15 किलोमीटर स्कूल चलते थे। अभी आए थे हमारे चिंतक, जो हमारे वैज्ञानिक साहब, वो क्या बताए थे, स्कूल कितनी दूर जाते थे, 8-10 किलोमीटर है, फिर लौट के आते थे। तो आज का युवक तो चॉकलेट, मैगी, ये वो, आज का युवक ठीक है, वो जानकारी ज्यादा हो, शिक्षा ज्यादा हो, लेकिन फिजिकली उतना टफ तो है नहीं ना। ठीक है, हम तो कह सकते हैं, हमने यंग आईपीएस ऑफिसर देखे हैं, बहुत से अभी देखे हैं, उतने टफ तो है नहीं जितने बहुत लोग हम हैं, और हमसे पहले वाले और टफ रहे होंगे। फौज में तो फर्क दिख जाता है।
फौज में आप एक मानेकशॉ को देखिए, ठीक, उस समय के जनरल, लीन मीन फाइटिंग मशीन, ठीक, और आज के चीफ को देख लीजिए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहावत है ना, वो बहुत फर्क है, वो फिजिकलिटी ही नहीं है, वो दबंगई ही नहीं है, तो बहुत बदलाव आ चुका है। तो ये कहना कि आज भी हम उतने टफ हैं, सत्य नहीं है। तो एक तो पोषण उतना नहीं होता है, तो 3-4 महीने तो बेसिक ग्राउंडिंग में लग जाते हैं, मेल न्यूट्रिशन को कवर करने के लिए लग जाते हैं। उसने बोला साहब उनको तो पहले 3 महीने मान लीजिए, मोटा मोटी 4 भी नहीं मानिए, पहले 3 महीने तो हमको उनको दाल खिला के, पोषण दे के, ठीक से उनको लेवल पे दौड़ा के, टफ बना के, तो उनको एक स्टैंडर्ड पे लाते हैं, फिर अगले 3 महीने में असली रगड़ा दे पाते हैं। ये सूबेदार मेजर बोल रहा है। बोला कि 6 महीने की ट्रेनिंग में क्या सिखा देंगे, थोड़ा फिटनेस करा देंगे, थोड़ा मार्चिंग सिखा देंगे, थोड़ा फायरिंग ऑफ वेपन, थोड़ा क्लीनिंग ऑफ वेपन, थोड़ा कवर कि अगर गोली चली तो कैसे गिरो, कैसे जमीन पकड़ो, कैसे मतलब कैसे बचो, थोड़ा हाइजीन सिखाना है, वो तो बहुत जरूरी है, नहीं तो बीमारी हो जाएगी। तो बोला बेसिक चीज सिखा के हम तो यूनिट भेज दे रहे हैं, फिर यूनिट का सिर दर्द। तो अग्निपथ स्कीम, अब जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बात करते हैं, उन्होंने बोला अभी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, बड़े लोग बड़ी बातें हैं, वो हाँ जाते हैं छुरी काटा वाले, छुरी काटा मैं भी प्रयोग करता हूं, लेकिन वो छुरी काटा वाले जो जाते हैं हमारे भारतवासी बहुत से जो है, जिन लोगों को मैं नारियल बोलता हूं, बाहर से भूरे अंदर से सफेद, कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी जो फरी आते हैं, अपनी भाषा भूल जाते हैं, वो जाते हैं और फिर बोलते हैं अग्निवीर इज प्रूविंग टू बी अ ग्रेट सक्सेस एंड द क्रेम de la crème is coming to us। तो मेरा ये जनरल साहब, या तो आप सही हैं या सूबेदार मेजर आपका सही है, और मैं तो शक की निगाह से देखता हूं जनरल को कि आप तो जवान की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, आप एसी कमरे में बैठे हो, आप प्रधानमंत्री से मिल रहे हो, आप डिफेंस मिनिस्टर से मिल रहे हो, रक्षा मंत्री से आप जो हैं मिल रहे हैं, IAS और इत्यादि इत्यादि, आप VIP हो गए हो, आप VIP हैं। और आप जैसे आप प्रधानमंत्री को कह नहीं सकते कि ये योजना काम नहीं कर रही है, आपका नीचे वाला आपको नहीं बोल सकता, तो सारे जो नीचे चेन है, जैसे वो राजा एम्परर्स न्यू क्लोथ्स में क्या है, कपड़े ही नहीं थे, लेकिन सर जी क्या कपड़े हैं सर, ऐसे तो कपड़े ही नहीं हुए जी, कपड़े ऐसे कि पूछे, रंगीला वाला नहीं है, वो कहानी है, फेबल है वहां की भी। तो यथार्थ ये है कि आपको, आप भारत में तो वैसे ही कोई बोलता नहीं है सीनियर आदमी को कोई चीज, तो आपको कोई सत्य या तो बोल नहीं रहा है, या तो आप असत्य बोल रहे हो, या सूबेदार मेजर असत्य बोल रहा है? सूबेदार मेजर कुछ और बोल रहा है, जो मैं सुन के आ रहा हूं गांव में कुछ और सुन रहा हूं। एक बात तो बिल्कुल असत्य है, क्रेम de la crème तो आपके पास नहीं आ रहा है। ये आप मुझे गोली मार दीजिए अगर आप इस बात से सहमत हैं द्विवेदी जी, तो पुलिस में आना चाह रहा है, सिविल सर्विसेज का नशा है अफसरी में, और सिपाही बनना चाहता है, पुलिस का सिपाही। तो और एक मजाक में एक जनरल साहब बोले, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो उन्होंने कहा इनको जानते हैं, निजी तौर पे जानते हैं, तो मजाक में बोले कि द्विवेदी जी चतुर्वेदी बनने चले हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रमोशन दे देंगे, द्विवेदी से चतुर्वेदी बना देंगे, 4 मुद्दे ज्ञाता हो जाएंगे, इसीलिए ये राग लाप रहे हैं। अब चलिए, ये इन्होंने बात 11 मार्च 2025 में कही इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो इतने महीनों से इतने लोगों से बात कर रहा हूं, कई सौ लोगों से बात कर चुका, और मुझे कहा जा रहा है, मुझे सिपाही कह रहे हैं कि साहब रिड्यूस्ड फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं और डिक्लाइनिंग ट्रेनिंग है, मैं अंग्रेजी में बोल गया कि शारीरिक तौर पे स्तर गिरे हैं और प्रशिक्षण का स्तर भी गिरा है। तो और क्यों गिरा है? क्योंकि सिलेक्शन करने में, चयन करने में अब दिक्कत है, और समय जो है प्रशिक्षण का वो छोटा हो गया है। तो हमारे जो फौज के जनरल साहब लोग हैं, एक तो मेरे मित्र ही हैं जनरल राज शुक्ला, बहुत बढ़िया आदमी हैं, विद्वान हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों बड़ी अच्छी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं। वो कहते हैं कि अग्निपथ अच्छी स्कीम है, चेंज होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि फिर लोग आते हैं, लोग फिर बस सैलरी और पेंशन के लिए आते हैं और जो है फिर आराम करने लगते हैं। अग्निपथ से कंपटीशन रहेगा उनका, ये ठीक है तार्किक तौर पे भले ही सत्य हो, लेकिन गांव के स्तर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे उनका तर्क तथ्यानुसार नहीं लग रहा है। वो भी अब यूपीएससी में तो आईएएस को जानते हैं, अब सिपाहियों से कहाँ बात करते हैं, अब तो वो तो एलीट हो गए। तो न मैं द्विवेदी जी से सहमत हूं, जनरल न शुक्ल जी से, ठीक है। तो दोनों जनरलों में पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि सिपाही कोई भी इन जनरलों का समर्थन नहीं कर रहा है, एक सिपाही नहीं, बस 150-200 तो सिपाहियों से बात की है। सिपाही मतलब सिपाही, सूबेदार, मेजर, हवलदार, बाकी सारे जो नहीं कर रहे, तो या तो जनरल ही सब जानते हैं, सर्वगुण संपन्न है जैसे हमारे विश्व गुरु हैं, या हमारा रैंक जानता है। तो मुझे जो बोला, और ये फौज वाले ने बोला कि कम से कम साहब 9 महीने चाहिए मुझे ट्रेन करने में। कभी 14 थे, 12, फिर 9 हो गए, अब 6 हो गए। तो उसने बोला कि साहब मुझे तो चाहिए, जो है 14 से शायद 9 हुए थे, लेकिन वो 12 तक हो जाते थे अगर स्टैंडर्ड नहीं होता था। ये उसने मुझे बताया कि साहब मुझे तो 9 चाहिए। अब देखिए एक बहुत अहम चीज है कि ये तो हमने बात की सिर्फ फौज की, नेवी वाले क्या बोल रहे हैं, एयरफोर्स वाले क्या बोल रहे हैं, इस पे आप गौर फरमाइए। देखिए मैंने बड़े नोट्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं कि अच्छा चलिए पहले फौज ही पूरी कर लेते हैं। देखिए आर्मर्ड हो गया, सिग्नल्स हो गया, इंजीनियर्स हो गया, आर्टिलरी हो गई। आर्टिलरी में ब्रह्मोस है, पिनाका है, BM-30 स्मर्च है। इंजीनियर्स में बहुत टेक्निकल है, माइन आपको डिफ्यूज करनी है। सिग्नल्स में आपको जो है कम्युनिकेशन है वो भी इंक्रिप्टेड होना चाहिए, क्या क्या नहीं है। आर्मर्ड कितना टेक्निकल है, ठीक। तो 6 महीने में आपने भेज दिया, फिर और ट्रेनिंग होनी है। इंडियन एयरफोर्स तो पूछिए मत, वो तो हाईटेक है, बिल्कुल ही हाईटेक है आज का। फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, एयर डिफेंस। इंडियन नेवी आप तो जहाज पे रहेंगे, समुंदर पे, उसकी ट्रेनिंग, ठीक है, पनडुब्बी में रहेंगे आप, हाँ में रहेंगे। तो उसमें और लगेंगे 6 महीने, कभी कभी 12 महीने। जब तक ट्रेन किया आपने तब तक उसके तो जाने का समय आ गया। आपने तो इतना समय लगाया प्रशिक्षण देने में, ठीक है, इतना मेहनत की आपने, उस्ताद ने मेहनत की, आपने रिसोर्सेज लगाए, सब कुछ, और जब तक वो उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई टाटा बाय बाय का समय आ गया। तो ट्रेनिंग के लिए 6 महीने खासकर आज के मॉडर्न मिलिट्री में पर्याप्त टाइम नहीं है, ठीक है। अब लोग कहेंगे देखिए अमेरिका में देखिए कितनी जल्दी ट्रेनिंग हो जाती है। देखिए वहां स्किल लेवल हायर है, आप बुला लीजिए प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन को, बुला लीजिए आप कारपेंटर को, ठीक। वहां वो डेवलप्ड कंट्री है, उनका बेसिक एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वो वैसे भी रिक्रूट भी सारा फोकस्ड करते हैं। तो आप वो बात मुझे न कहिए। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि ये ट्रेनिंग भी पर्याप्त समय नहीं है, ठीक। अब आई बात मोराल की। मुझे एक बात वही कई लोगों ने दी, और ये सब मैं बहुत से लोगों से बात की है जो ट्रेनिंग कराए हुए हैं, क्योंकि मैं खुद पढ़ाया हूँ, कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया हूँ, ट्रेनिंग में शौक है मुझे। मैं खुद फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, हमारा जो सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, जा रहा हूँ मिलने डायरेक्टर से कि भाई मैं खाली बैठता हूँ जब माँ बाप से मिलने आता हूँ। माँ बाप मेरे रहते हैं भारतवर्ष में ही रहते हैं, तो आप मेरा कुछ उपयोग ही ले लीजिए। आप मुझे 1 पैसा मत दीजिए, रुपया छोड़िए, 1 पैसा मत दीजिए, लेकिन उपयोग ले लीजिए, क्योंकि मुझे शौक है ट्रेनिंग में, और आशा करता हूँ कुछ तो है। वो तो बड़े साहब लोग तय करेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि ट्रेनिंग में मुझे शौक शुरू से रहा है। मैंने ट्रेन भी मेहनत से किया, खासकर फिटनेस में तो काफी ट्रेन, मतलब वर्जिश में, व्यायाम में काफी मेहनत की। अब तो समय नहीं मिलता है, लेकिन मुझे बड़ी दिलचस्पी है इसमें, शुरू से रही। तो बात किया मैं जो लोग ट्रेनिंग कराते हैं, तो उन्होंने बोला कि सर मोराल का बड़ा इश्यू है। बोला, मैंने बोला यार क्यों? बोला सर देखिए ट्रेनिंग करा रहे हैं आप, ट्रेनिंग में सब दिखता है। अब आईएएस की ट्रेनिंग में सबको पता है, हम तो अब आ गए हैं, अब हम
भले ही करें, कुछ करें ना करें, करें ना करें, हम तो सेक्रेटरी, हम तो बादशाह हैं, आजीवन बादशाह हैं। हमको ना कोई छू सकता है ना निकाल सकता है। हम सरस डेयरी भी चलाएंगे, हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी चलाएंगे, हम नेशनल आर्काइव्स भी चलाएंगे, हम साहित्य पढ़ के फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी जाएंगे। तो चलिए, फॉरेन सर्विस में भी यही है, हम भले ही न लिख पाए न बोल पाए, लेकिन हम रहेंगे भाई, नौकरी हमारी परमानेंट है। ठीक, इंडियन पुलिस सर्विस में भी यही है, पूरी सिविल सर्विसेज में ही है। तो वहां एक और दिक्कत है, वहां फिर कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है, लेकिन और वहां आपको ये भी नहीं पता चलता है जल्दी कि कौन अच्छा कर रहा है, दिखता नहीं है, प्रमाणित नहीं है। अब यहां क्या है कि ट्रेनिंग हो रही है, भागाया आपको 5 किलोमीटर, कुछ लोग आगे हैं कुछ लोग पीछे, तैराया आपको, ठीक, पुलअप्स कराया। कुछ लोग तो टॉप 50% में रहेंगे, कुछ बॉटम 50% में रहेंगे। 6 महीने में साफ दिख जाएगा। तो जो बॉटम 50% वाला है वो तो इंटरेस्ट ही खो देगा, कहेगा यार मुझे तो नौकरी नहीं मिलने वाली 4 साल बाद, तो मैं मेहनत क्यों करूं, वो गांडीव रख देगा। भाई कंपटीशन तो आप चाहते थे ना सब में, लेकिन ये तो ऐसा थोड़ी है कि भाई अगर आईएफएस में कोई अच्छा नहीं लिखता है, अब यही देख लीजिए कितने लोग माईगव जाते हैं और देखते हैं डॉक्यूमेंट ध्यान से। आपने भी नंबर नहीं देखा, पेज नंबर, मेरी आंखों को अखर गया क्योंकि मैं विदेश में इतने दिन रहा हूं, ऑक्सफोर्ड वगैरह में मेरे ट्यूटर मुझे जुतियाया करते थे, मतलब वो तो उठा के कागज मेरे मुंह पे फेंक देते थे, बोलते थे क्या लिख के लाए हो, दोबारा लिख के लाओ। एक दफे 17 दफे दोबारा उन्होंने मुझसे लेख लिखवाया, तो मेरी तो ऐसी धुनाई हुई है कि मेरी तो आंख मेरी ऐसी गलतियां मेरी आंख को अखर आती हैं। अब अभिषेक सिंह की आंख को नहीं अखरती हैं वो, हालांकि वो आईएएस हैं और हार्वर्ड गए हैं और माईगव चलाते हैं। तो चक्कर ये है कि लेकिन प्रमाणित नहीं है, आपको कैसे पता कोई कलेक्टर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, पता ही नहीं। लेकिन यहां तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। तो जो 50% बॉटम हाफ में बोलेगा यार मैं तो सानू की फर्क पैदा है, मैं क्यों मेहनत करूं, मैं तो जब परमानेंट होना ही नहीं मेरे को। ठीक है, अच्छा 2 साल की नौकरी के बाद क्या होगा, अग्निवीर ऑपरेशन में आप कहिए जाओ बेटा, वहां आतंकवादी है या वहां फायरिंग हो गई, बोलेगा यार 2 साल ही बचे हैं, पता नहीं परमानेंट होंगे कि नहीं, पेंशन मिलेगी नहीं परिवार को, 48 लाख रुपए मिलेंगे अगर मैं मरा, 44 लाख अगर मेरी मृत्यु सर्विस की वजह से हुई मिलेंगे, अगर 100% मैं जख्मी हो गया और कभी चल ना पाया, डिसेबिलिटी हो गई, तो 44 लाख मिलेंगे, 25 लाख मिलेंगे अगर मैं 75% डिसेबिलिटी हुई, और 15 लाख मिलेंगे अगर 25% डिसेबिलिटी हुई। अब वो डिसेबिलिटी डिफाइन कैसे होती है ये तो जवान को पता नहीं, वो सोच रहा है कि यार बीएसएफ वाला तो है, बीएसएफ वाला तो अगर खतरे में आया तो चलो उसको तो फिर भी कुछ मिल आएगा, मेरा क्या होगा कालिए, मेरा क्या होगा कालिए, मेरे परिवार का होगी क्या होगा कालिए, है ठीक। तो वो जो है डर जाएगा। अब मैं बताता हूँ एक कप्तान का किस्सा, अभी मिला था मुझे, मिल गया था ट्रेन स्टेशन पे, अच्छी बात हुई मेरी, चढ़ने वाला था, पूछा पाछा, फिर बोला यार, मैंने बोला यार कहाँ हो, जम्मू कश्मीर, मैंने बोला हाँ यार टफ है इत्यादि, मैं तो वहाँ बहुत कम दिन के लिए गया, आर्मी अटैचमेंट और बीएसएफ अटैचमेंट में मेजर सुरेश बाबू थे, उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया, गोली लग गई थी उनको टांग में, बाद में कुछ ही मेरे अटैचमेंट के कुछ ही दिन बाद, तो काफी कुछ सीखा वहाँ उनसे, बड़े अच्छे अफसर थे, पता नहीं कहाँ हैं, अगर हैं और देख रहे हैं तो नमस्कार सर। तो मलयाली थे। तो जम्मू कश्मीर की बात, जम्मू कश्मीर का किस्सा, तो पता नहीं लगा लड़का, मैंने बोला यार कैसा चल रहा है, ये बोला सर, बोला यार ये अग्निपथ, बोला हाँ सर मेरी यूनिट में का तो आए हैं 22 के बाद कुछ तो आए हैं, मैंने बोला तो क्या चक्कर है, बोला सर खबर आती है तो हम पूछते हैं पक्की है कि कच्ची है, कोई आए कुछ हो सकता है आतंकवादी हैं उधर, तो बोला जब पक्की है तो हमारा कमांडिंग ऑफिसर बोलता है असली सिपाही ले आना, अग्निवीर को रहने देते हैं। बोला सूबेदार भी यही बोलता है, सूबेदार मेजर भी यही बोलता है, इनको नहीं ले आना, ये भाड़े की फौज कहलाते हैं,
ये तो भाड़े की फौज है। अब बताइए, जो पुराने सिपाही हैं अगर उनको भाड़े की फौज कह रहे हैं तो मोराल क्या होगा? ठीक। अच्छा, बोला कि भाई पेंशन तो है नहीं इनकी, कॉम्पेंसेशन है नहीं, अगर इनको कुछ हो गया तो इनके भाई की भी नौकरी नहीं लगेगी, इनकी ज्यादातर इनकी तो शादियां नहीं हुई होंगी, लेकिन यह है कि परिवार का क्या होगा? ठीक। मान लीजिए अकेला लड़का है तो क्या होगा, अकेला बच्चा है तो क्या होगा? तो ये सब चीजें हैं। तो उसने बोला सर मोराल पे तो फर्क पड़ रहा है काफी, क्योंकि न ये उतने तगड़े हैं, न इनमें उतनी जान है, न इनमें उतना हौसला है, तो मोराल पे फर्क है। तीसरी चीज। चौथी चीज में आता हूं स्ट्रक्चरल रप्चर। किसी ने कह दिया था, बड़ा शब्द है, रूफ्यूर फ्रेंच में तोड़ है, लेकिन मैं कहूंगा ताना बाना का टूटना फौज की। देखिए जैसी तैसी हो, हमारी आज की फौज बनाई अंग्रेजों ने, ठीक है। अब कुछ लोग भाजपा में कहते हैं अरे ये तो कॉलोनियल आर्मी है। मिल गए थे एक साहब आरएसएस के, बोलने लगे ये तो कॉलोनियल आर्मी है। मतलब तो आईएएस कौन सा कॉलोनियल नहीं है, वो तो सबसे ज्यादा कॉलोनियल है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और आप ही के वरिष्ठ जो हैं आरएसएस के लोग बोलते हैं कि मोदी गवर्नमेंट इज एन आईएएस गवर्नमेंट विद आउटसाइड सपोर्ट ऑफ द आरएसएस। तो आपको रिफॉर्म करना है सबसे पहले तो आप आईएएस को नहीं रिफॉर्म कर रहे, जो कि अंग्रेजों के जमाने में आईसीएस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं चलाता था, आप देख लीजिए आज चलाता है। आज के दिन सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया है इन्होंने आईएएस को, जो कि फौजी का। हाँ, और सारे फौजी अफसरों को कहा टाटा बाय बाय, जाओ तुम दफा हो जाओ सर्वेयर जनरल से, हम कर लेंगे। कहा कि हम डाउनसाइज कर रहे हैं, कद्दू डाउनसाइज कुछ नहीं किया, और अच्छे लोगों को भेज दिया, अब शायद प्राइवेट कंपनियों को दें, आउटसोर्सिंग करें, और वो तो साठगांठ हो शायद हो, क्या पता क्या हो। लेकिन अब कह दिया कॉलोनियल आर्मी, फिर कह दिया इंपोर्ट बहादुर की, ये सब चीज इंपोर्टेड चाहते हैं, फिर कह दिया इनको कि आप स्कॉच वीर हैं, स्कॉच जीत कि स्कॉच पीते रहते हैं। अब हालांकि विस्की सब देसी आती है, लेकिन बात यह है कि जैसा तैसा हो, हमारा ताना बाना जो आज का है वो अंग्रेजों ने खड़ा किया। मद्रास रेजिमेंट सबसे पुरानी रेजिमेंट है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से ही गया था बंगाल, और ठीक ठाक चली है। मतलब ये टाइम टेस्टेड बैटल हार्डन है, समय ने इसकी परीक्षा ली है और लड़ाई कई की है। तो अंग्रेजों को फौज बनाना तो आता था, मराठों को नहीं आता था, वो लुटेरे निकले, उनकी लूट की फौज थी, इसीलिए उनसे राजपूत नाराज हो गए, जाट नाराज हो गए, चौधर सरदेशमुखी। तो हमारी जो है प्रोफेशनल आर्मी है, और फौज ने का एक रेजिमेंटल स्ट्रक्चर है, रेजिमेंटल प्राइड है। हाँ, बिल्कुल। तो नाम नमक निशान के लिए लड़ती है फौज। उस गर्व को, उस शान को बनाने के लिए 4 साल पर्याप्त नहीं है। मेरा एक मिलिट्री इंटेलिजेंस में बड़ा भिन्न मित्र है, बड़ा ही जिगरी यार है, भाई की तरह है मेरे। अब उसका नाम नहीं लूंगा, वो नौकरी कर रहा है, तो सरकार मुझे पाए न पाए, मुझे उल्टे लटकाए न लटकाए, उसको जरूर लटका देगी। तो उसने बोला यार फौज लड़ती है भूख और शर्म के लिए, हमारा भूखा गांव वाला आता है, फिर वो पलटन में आ जाता है, और पलटन में मैं और आप 15 साल गुजारेंगे साथ। तो अगर मैं भाग गया ना, तो मैं आपसे आंख मिला के अगले 15 साल नहीं जी सकता। तो मारे शर्म के हम लोग साथ लड़ते हैं। बहुत बड़ी बात कही उसने। अब क्या है कि अगर 4 साल में सब लोग जा रहे हैं तो शर्म किसी को नहीं है। हाँ, तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, की बात तो है। तो वो भी चली गई। अच्छा, अब मैंने आपको बोली थी एडवांस ट्रेनिंग की जरूरत है, वो जरूरी है, इसेंशियल है। अच्छा, स्पेशल वेपन्स हैं भैया, मोटार, मिसाइल, आर्टिलरी में, ठीक है, काउंटर टेररिज्म की सिखाना है, टैक्टिक सिखानी है, ठीक। अब ये बताइए, आप कमांडिंग ऑफिसर हैं, आप नेवी में हैं, नेवी में आपको भेजना है किसी को ट्रेनिंग में, आप एयरफोर्स में, आप आर्मी में ही है, मान लीजिए भेजना है, आप अग्निवीर को तो नहीं भेजेंगे ना, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं। अगर मान लीजिए सबसे अच्छा रनर हो, सबसे अच्छा एथलीट हो, दिमाग में भी सबसे तेज हो, मान लीजिए किसी को चांटा मार दे, उसके रिकॉर्ड पे कालिख आ जाए, तो घर भेज दिया जाएगा, आपका सारा खर्चा उसको ट्रेन करने में चला जाएगा।
तो आप तो उसी को भेजेंगे ना जो कंफर्म हो चुका है एडवांस ट्रेनिंग के लिए, उसी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। तो अब क्या हो रहा है कि वो भेज ही नहीं रहे। 4 साल आपके पास हैं, लेकिन वो मतलब थोड़ा बहुत बंदूक हिला के, जैसे लाठी हिला के चलने वाला सिक्योरिटी गार्ड होता है, थोड़ा बंदूक हिला के चलने वाला आपका इसी सिक्योरिटी गार्ड ही रह गया है ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी फौज जो अग्निवीर है वो तो प्रॉपर फुल ट्रेन नहीं होंगे, और आपने रोक दिया ट्रेनिंग 4 साल के लिए, क्योंकि अब वो ट्रेनिंग तभी होगी जब 4 साल गुजर आएंगे। जो बचे होंगे, जो अग्निवीर से परमानेंट होंगे, उन्हीं को वो एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी। तो फाइटिंग एबिलिटी वो उस पे बाद में आते हैं, तो उस फाइटिंग एबिलिटी तो बिल्कुल कम होने वाली है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज उन्होंने बताया, ताना बाना कैसे टूटा। बोला नया जातिवाद आ गया है, अब अग्निवीर सिपाही से नीचे है, आपने एक और श्रेणी कर दी। वैसे ही हम बहुत विभाजित, बहुत हमारे यहाँ हायरार्की है, ऑफिसर्स का हाँ, मतलब ठीक है, हाँ, सिपाही का अलग है, और समाज अब उतना विभाजित नहीं रहा, तो टेंशन तो है। अब आपने और विभाजन कर दिया। अच्छा, कौम, एक कौमी भाव होता है फौज में, ठीक। यूनिट में होता है कि हम एक कौम है। अब वो कौम कमजोर हो गई है अग्निपथ की वजह से। बुरा व्यवहार कोई करे तो फिर क्या कर लेंगे। मान लीजिए 3.5 साल है, और अग्निवीर है, वो तो वैसे ही जा रहा है, बुरा व्यवहार कर ले तो आप क्या कर लेंगे। उसको किसी के साथ 15 साल नहीं रह रहा है, सदव्यवहार कैसे करे वो, उस समय उतना रहा नहीं है। ठीक है। और इससे बात आई 5वें पॉइंट पे, स्पिरिट द कोर। ये सब स्पिरिट द कोर का था, पर ये स्पेसिफिक है। स्पिरिट द कोर फ्रेंच वर्ड है कि क्या, कि सब एक, वन फॉर ऑल फॉर वन, 3 मस्केटियर्स, है ना। अग्निपथ स्कीम कौन लाए थे। अब अफवाह तो ये है, मुझे बार बार आईएएस बताए हैं, जो मेरे विश्वास सूत्र हैं आईएएस में, कि साहब ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में एक यंग आईएएस ऑफिसर था, हार द बर्ड से आया था, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल, जिसके हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का अड्डा है। वो काफी लेफ्ट लीनिंग है, अच्छा स्कूल है। मेरे बड़े मित्र वहां गए हैं, वहां पढ़ाए हैं, अभी भी पढ़ाए रहे हैं, कुछ पढ़े हैं। अभिषेक सिंह भी पढ़े। ये यंगस्टर है, अभिषेक तो बहुत सीनियर है, ये यंगस्टर गया। अफवाह है, मुझे नहीं पता सत्य है, लेकिन चर्चा में है। ये सब लोग बात कर रहे हैं, आईएएस भी और फौजी भी, कि ये साहब ये किसी आईएएस यंगस्टर की स्कीम थी, और शुरू में ट्रायल होनी थी सिपाहियों के लिए और पहले अफसरों के लिए, फिर ये सिपाहियों के लिए बनी, पहले चर्चा में थी। अब अफवाहें तो बहुत होती हैं कि ट्रायल होना था, फिर ये आ गया, वो आ गया। फिर क्या हुआ कि पीएमओ ने बुलाया 3 जनरलों को, 3 चीफ्स को, जनरल मनोज पांडे, एडमिरल हरि कुमार और एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी। ये 3 मस्केटियर्स, हमारे वाले, फ्रेंच वाले नहीं, हमारे वाले। उन्होंने बोला तुम प्रपोज करो ये स्कीम, आर्मी नेवी एयरफोर्स मिलके करे। ये है तलवार, अब हाराकीरी करो, अपना पेट काटो। तो इनसे जो है अफवाह ये कहता है बार बार। अब ये तो रिसर्च करना होगा आगे चल के, जब डॉक्यूमेंट खुलेंगे, हिस्टोरियंस ठीक से कर पाएंगे, मैं कर नहीं पाया हूं। लेकिन अगर ये अफवाह सच है तो बड़ी खराब चीज है। इसका मतलब ये है कि जो 3 सर्विसेज हैं मिलिट्री के, आपके इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, उनको तो आप बिल्कुल नौकर बना दिए हो। एक मेरा आईपीएस में बड़ा नामी गिरामी मित्र है, अभी नौकरी में है, मैं ले नहीं सकता उसका नाम, मेरा बैचमेट है। उसने बोला कि मुझे पता नहीं क्यों सर बोल देता है बीच बीच में, बोला सर फौज को बना दिया है हमने पुलिस, और पुलिस को बना दिया है होमगार्ड। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं कहता हूँ यार, हाँ, आज की फौज को पुलिस से भी नीचे खड़ा कर दिया है, होमगार्ड बना दिया है। तो ये 3 मस्केटियर्स जो भी रहे हो,
स्पिरिट द कोर की बात करते हैं। स्पिरिट द कोर, थ्री मस्किटियर्स, फ्रेंच जो नॉवल है, वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन, बैंड ऑफ ब्रदर्स हैं कि सब लोग एक साथ लड़ेंगे। क्योंकि कहावत है ना कि भाई अहमद शाह अब्दाली देखा कि इतनी आग जल रही है, उसने बोला यार, और ये अलेक्जेंडर के बारे में भी कहा जाता है कि पोरस को देखा। ये तो हर इन्वेडर जो आता है, हर आक्रमण करने वाला सिपह सलार जो आता है, हाँ, वो कहता है कि भैया देखो कितनी वो क्यों जल रही हैं। बाबर के लिए कहा जाता है हाँ कि कितने इतने सारे आग क्यों जली हुई। अरे साहब, ये लोग साथ नहीं खा रहे। अच्छा, साथ नहीं खा रहे, जो फौज साथ खा नहीं सकती वो साथ लड़ नहीं सकती। तो स्पिरिट द कोर, आपस में आपसी भाईचारा, वो बहुत जरूरी है किसी भी फौज को जीतने के लिए। तो स्पिरिट द कोर कम हुई है। ये लोग कह रहे हैं कि नो ब्रदरहुड एनी मोर, कि कोई भाईचारा नहीं रह गया। सूबेदार मेजर बोल रहा है, साहब बोला कि अब ये साथ लड़ने लायक नहीं है। क्योंकि उसने बोला, साहब आप तो जानते हैं हमारा सिस्टम क्या है, सबको पता है 25% को मिलेगी नौकरी, तो बिल्कुल लेट आते हैं, चाटने लगते हैं, हायरार्की बढ़ जाती है। ठीक, चाटुकारिता बढ़ जाती है। राजा ने जहां बाण लगा वहीं गोला लगा देते हैं। अरे वाह, क्या तीर मारा। 10 आउट ऑफ 10 जी, 11 आउट ऑफ 10 साहब। बुल्स का भी बुल्स एक नया पॉइंट ले आएंगे, है। तो बोला फाइटिंग स्पिरिट जो है ना, साथ लड़ने वाली, वो तो एक आदमी थोड़ी अमिताभ बच्चन की तरह डिशुम डिशुम कर देता है। वो अग्निवीर में ही होता है, पिक्चर वाली अग्निवीर में। हाँ, पिक्चर वाली अग्निवीर में और यथार्थ के अग्निवीर में जमीन आसमान का अंतर है। तो अब अग्निवीर साथ लड़ेंगे, लड़ने की चीज ही नहीं है, क्योंकि वो आपस में लड़ रहा है। क्योंकि देखिए, अगर 4 अग्निवीर घुसे, पता है कि इन 3 को तो मुझे जो है पहाड़ी चोटी से ढकेल देना है, खाई में ढकेलना है, तब मेरी नौकरी पक्की है। जी जी, मेरी नौकरी तो पक्की तभी है। ये चीज भी है, जैसे क्रांतिवीर वाला आपने कहा, तो वो क्रांतिवीर तो इसी सिस्टम से लड़ा था। और दूसरा आप ये जो क्रांतिवीर नहीं, अग्निवीर। हाँ, तो वो डॉन बन जाता है, फिर बाद में मर जाता है। अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, उसके पिता की एक कविता भी है, अग्निपथ, जो भी अग्निपथ। ठीक है, क्रांतिवीर नाना पाटेकर। सर, इसमें एक चीज तो ये है, इसमें मैं आपको एक चीज का मैं समर्थन करूंगा कि 4 में से जो 3 लोग फेल होकर लौटेंगे समाज, और इसमें ये कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर आपको नौकरी देगा। मेरे यहाँ तो मैं कहूंगा कि आप तो आर्मी से मान लीजिए आप परमानेंट नहीं हो पाए वहां, है ना, 3 फेल हुए हैं, उसमें से आप एक है, तो मैं तो नहीं दूंगा जो प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, क्या आप देंगे? नहीं, देखिए, मैं तो आदमी को तौलता हूं। मुझे वैसे भी भारतीय सिस्टम में कोई विश्वास नहीं है ज्यादा। हालांकि मेरा हो गया था, अंधे के हाथ बटेर लग गई थी, मैं 105वीं रैंक लेके आया, पता नहीं कैसे लेके आया। पर यथार्थ यह है कि मुझे भारतीय सिस्टम में विश्वास नहीं है। तो मैं तो कोई फेल हो पास हो, मैं तो देखता ही नहीं हूं। मैं अपना दिमाग लगाता हूं, तो और मैं ज्यादातर काम देख के देता हूं किसी को, फिर जांचता हूं। वो तो आप जानते हैं, मैं काम दे देता हूं, कहता हूं लिखो, मुझे तर्क दो। आपके साथ भी तो यही किया ना। तो मैं तो काम कराता हूं जी, काम करो फिर देखते हैं। तो मैं, अपनी बात अलग है, लेकिन अधिकांश लोग बात सही है, नहीं देंगे। उनको लगेगा ये तो फेलियर है। लोग कहते हैं अरे इनकी शादी नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो सब बातें राज शुक्ला की सही है, वो सब अनर्गल बातें हैं। मूल मुद्दा ये है कि क्या फौज इस अग्निपथ योजना के बाद बेहतर लड़ाकू फौज रहेगी, बेहतर रहेगी लड़ाई में। क्या ये जीत फतह हासिल करके आएगी, क्या विजयी भव होगी, क्या वीर भोग्य वसुंधरा होगी? तो ये एक प्रश्न है। और ये फौज जो है उसकी दूसरी पहचान है नौकरी देना, और आपका ये वो पहली पहचान तो देश की सुरक्षा है। हाँ, पहला काम तो ये है। देखिए, मेरा ये है कि इस बात में मैं सहमत हूं राज शुक्ला से कि फंडामेंटल टेस्ट क्या है, कि आर यू अ बेटर फाइटिंग फोर्स एट द एंड ऑफ इट? इफ द आंसर इज यस, जॉली गुड। हिंदी में बोलूंगा, अगर आप
लड़ाई में इस योजना के बाद जीतने में ज्यादा सक्षम है, तो ठीक है, योजना सही है। पर तो सर, एक चीज लेकिन मैं आपको ऑब्जेक्शन करूंगा सर इसमें। आप ये कह रहे हैं मैं चुनाव तो जीत गए मोदी नहीं, भले ये मुद्दा बना था, राजस्थान में मुद्दा था, हालांकि यहाँ 11 सीटें गंवा दी। यहाँ तो राजस्थान में तो जहां से ये जाते हैं फौजी, वहां बीजेपी नहीं जीती, लेकिन ओवरऑल सरकार तो बन गई उनकी। वोट की और पब्लिक मैंडेट है, इसको आप झुटला नहीं सकते। देखिए, ये बात आपकी सही है। ये आरएसएस के लोगों ने बोला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने बोला, भारतीय जनता पार्टी के जो है लखनऊ में एक नेता ने मुझसे बोला, कहा सुनी भी थोड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि भाई जनता ने हम ये स्कीम लेके आए, हम योजना लेके आए और जनता ने हमें दोबारा वोट दिया है, तो आपका तर्क नहीं चला है और ये प्रजातंत्र है। बात सत्य है उनकी। प्रजातंत्र में अगर आप जीत गए तो ठीक है, आपकी चलेगी, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि सारी आपकी योजना सही है। आप एक लड़ाई जीतो फिर बताओ है लड़ाई जीती है फिर बताइए है। देखिए, प्रजातंत्र में तो नेवल चेम्बरलेन भी जीते थे, चुनाव तो जीते थे। बिल्कुल। हिटलर से लड़ाई तो, एडोल्फ हिटलर से लड़ाई तो नहीं जीते ना, उसके लिए तो खुर्राट बुढ़े विंस्टन चर्चिल को शेर को जगा के लाना पड़ा हुआ था वो किसी गोदाम में बेचारा। मैं तुम्हें खून और आंसुओं के अलावा कुछ नहीं दे सकता, ये उसका भाषण बड़ा। तो देखिए, ये योजना के दो और पहलू हैं। देखिए, एक तो छठा जो पॉइंट है, 2 और पहलू 6 और 7। एक पॉइंट है लिटिगेशन वाला, मुकदमाबाजी का। देखिए, आज के दिन समाज बदल गया है। बहुत से सिपाही कहेंगे मैं जी 25% वाले वर्ग में था, मैं टॉप 25 में था, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। फिर वो जाएगा कोर्ट, फिर काले कोट वाले चालू हो जाएंगे, ओ जी ए जी तुम भी सुनो जी। तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर और मुकदमाबाजी होगी और समय का नुकसान होगा, हानि होगी, फौज की भी ध्यान बटेगा, कोर्ट का समय खराब होगा है। और आरोप लगेंगे तो अफसरों पे लगेंगे, तो फिर वो अफसरों पे लगे, किसी पे लगे, तो परमानेंट जो नहीं होंगे उनमें से कुछ तो कोर्ट जाएंगे। फिर आखिरी मुद्दा आया, ये गोरखा रेजिमेंट वाले बहुत बोल रहे हैं मुझे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, जय मां काली आयो गोरखाली। गोरखा तो आर्मी में बहुत गजब के, नहीं अच्छी पलटन तो रही है ना, बिल्कुल अच्छी पलटन रही है, बड़े बड़े अफसर निकले हैं। के बाद क्या बचेगी वो, मतलब अब देखिए, यही एक बहुत बड़ी चीज है कि अब गोरखा नहीं आ रहे नेपाल से, और कई लोग कहते हैं कि आने की क्या जरूरत है। कुछ कर्नल भी ये कहते हैं कि भाई सर आने की क्या जरूरत है, हमारे पास अपने लोग बहुत हैं, उन्हीं को लेते हैं। लेकिन कुछ और कर्नल बोलते हैं, कुछ और कप्तान बोलते हैं कि सर गुरखाओं की बात, मैं नागाओं की बात तो मैं कह सकता हूँ, मेरे सिपाही रहे हैं। गुरखाओं की बात, नागाओं की बात, ये पहाड़ी लोगों की बात अलग होती है, और पहाड़ी लोग पहाड़ में अच्छा लड़ लेते हैं। मानेकशॉ ने कहा था सर कि जो कहता है सिपाही मुझे कि मैं मौत से नहीं डरता, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। मानेकशॉ शब्दों के धनी थे, चलिए उनकी बात सत्य है मान लेते हैं, वो तो बोल गए और कुछ सत्य भी है, गुरखाओं में होती है जान, नागाओं में भी है, और पर समय के साथ वो भी बदल रहे हैं। लेकिन अहम चीज ये है कि गुरखा आते थे, रिटायर होते थे, भारत के लिए उनके दिल में जगह रहती थी, वफादारी रहती थी। आपका जो डिफेंस अटैचे, आर्मी अटैचे नेपाल में करता क्या है, यही हमारे पुराने गुरखा हैं। तो आपका नेपाल में एक सपोर्ट बेस था, ठीक, वो फौज से आता था, जुड़ता था, फिर वापस आता था। तो अब क्या है कि आप ले ही नहीं रहे हो। अग्निपथ में तो योजना में तो नेपाल ने कह दिया नहीं भेजेगा, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए 4 साल करके आया, उसके बाद जो है वो मान लीजिए नाराज है, वो तो हथियार चलाना जानता है, वो कम्युनिस्ट बन जाए, ठीक है। तो आपने एक कंस्टिट्यूएंसी और आपने अपना एक पड़ोसी जो वैसे ही आपसे नाराज है उसको और नाराज कर दिया, तो आपने तो सोचा तक नहीं। और ये भी एक चीज है, लोग भूल जा रहे हैं प्रदीप जी, आज नहीं तो कल
अगर आप गोरखाओं की भर्ती नहीं करेंगे तो चीन जरूर गोरखाओं को भर्ती करेगा। उनके पास तो आदमी नहीं है, 1 चाइल्ड पॉलिसी, एक बच्चा होता है। और एक गोरखा फौज दोबारा होगी हमारे बॉर्डर पे, पर वो हमारी नहीं होगी, हमारे खिलाफ होगी, वो चीन की होगी। तो लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और कोई भी चीज करिए आप सोच समझ के भी करिए तो कुछ तो दुष्परिणाम निकलेंगे। लेकिन ये किया इन्होंने ताबड़तोड़, ये किया इन्होंने बिना सोचे समझे, ये किया इन्होंने तुगलकी अंदाज में मोहम्मद बिन तुगलक की तरह, और ये किया इन्होंने फौज को बिल्कुल हीन भाव और हीन दृष्टि के अंदाज में कि फौज, आर्मी नेवी एयरफोर्स है क्या जी? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, अरे ये तो जो है बहुत ज्यादा इन पे पैसे खर्च हो रहे हैं, ये कर देंगे सब ठीक हो जाएंगे। और सीधी बात यह है कि अगर यही करना है तो 4 साल आप सबको करिए ना। आईएएस को 4 साल के लिए रखिए, बोलिए अगर तुम स्टैंडर्ड बीट नहीं करते हो तुम जाओगे। आईपीएस को रखिए ना, कितने आईपीएस नगाड़े ऐसी तोंद फुला के बैठे हैं, काम नहीं करते हैं। डीजी की लड़की जो है कितने किलो सोने के साथ पकड़ी गई, उनका क्या हो रहा है? ठीक, कर्नल पिट गया, न डीजी के खिलाफ एक्शन है, न जो है एसएसपी। आप उन 12 लड़कों की तो बात छोड़ दीजिए, वो लोअर लेवल पुलिस वाले हैं, ठीक, क्या एक्शन है? तो आपकी सिविल सर्विसेज अनटचेबल है। आपकी जुडिशरी देखिए, अब खबर आ रही है, कोई कह रहा है 55 करोड़, कोई कह रहा है 11 करोड़, मान लीजिए एको पैसा नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो हो ना, कवर अप हो रहा है। तो सीधी बात यह है कि बाकी जगह तो लोग सरकारी दामाद बन के बैठे हैं, नारे कर देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस आ जाएगी, है कर्नाटक में आ गई, हर जगह पेंशन है। आज ही काफी देर बात हुई मेरी एक बड़े ही अच्छे अफसर से, दिमागी अफसर, बहुत पढ़ते लिखते हैं। उन्होंने बोला कि भाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, 24 दिन में एक शेल बनाती है, अब 24 नहीं होगा तो 22, सवेरे ही बात हुई। बोले कि और अब वो कहते हैं कि भाई अब तो ये बना दिया, आप क्या रिजेक्ट करोगे, सरकार ने तो पैसा खर्च कर दिया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में ना काम हो रहा है, आप एक वर्कर को नहीं निकाल रहे हैं, वो काम करे ना करे, वो खराब क्वालिटी की चीज बना रहा है, उसको कोई छू नहीं रहा है, और अग्निपथ आपको फौज पे ही लानी है। देखिए, नेहरू चाचा जवाहरलाल नेहरू को भय था कि कू न हो जाए, यही बात आज कांग्रेस के नेता कह के गए कि हम नहीं खर्च कर सकते फौज पे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ है। पाकिस्तान में फौज खड़ी हुई और फौज ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस खड़ा किया, और आज देखिए उनकी फौज पूरा पैसे चुरा रही है, उनके स्टेट को कंगाल कर रही है, और कश्मीर में बवाल कर रही है, और अफगानिस्तान में भी सिरदर्द कर रही है, और कर ही दिया, तालिबान को ले आए। और बात सच भी है। मैंने उनको ये कहा कि ये जो है बाइनरी चीज नहीं है, बाइनरी मतलब दो तरफा चीज नहीं है कि एक हो रहा है कि बिल्कुल ही अगर हमने जरा सा फौज को संसाधन दे दिए तो 0 और 1 0 वाली 1 बात नहीं है साहब। समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये भय था, तो जवाहरलाल नेहरू को था ये भय, तभी तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बना दिया, थापर और कौल जैसे महानुभाव। मेरे पिताजी से आपकी बात हो ही गई है। तो चाचा नेहरू ने कभी सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिया, और 1962 में चीन में करारी हार हुई, पिटाई हुई, जम के पिटाई हुई। आज मोदी मामा ने भी वही किया है। ये भी 5 दफे कपड़े बदलते हैं, नेहरू चाचा भी बदलते थे। वो थोड़ा अंग्रेजी बोलते थे अच्छी, ये अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, हिंदी और गुजराती बोलते हैं, ठीक। लेकिन मूल ये है कि ये भी फौज से ही पैसे काट रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा फौज में सुधार नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, फौज में कंपटीशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। फौज में जो ये ब्रिगेडियर के ऊपर के बहुत से अफसर हैं, तो बिल्कुल बहुत से इनमें से चाटुकार हैं और बिल्कुल मेहनत मशक्कत नहीं करते हैं, और आईएएस बाबू लोग हैं, पूरे बाबू लोग हैं। और फौज में बहुत से लोग जो है कैंटीन का फायदा उठा रहे हैं, राशन पानी की भी चोरी हो रही है, ऑर्डिनेंस में भी चीजें हो रही हैं। इस बात सच है, सुधार करिए, लेकिन सुधार का मतलब ये नहीं है कि अग्निपथ ले आए, हैं, कबूतर का कबाब लेके आओ, ठीक है भैया,
खाइए फिर कबूतर का कबाब। तो थोड़ा चिंतन और मंथन से नीति बननी चाहिए। और खासकर मेरा ये मानना है कि 3 चीज आवश्यक होती हैं किसी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। पहले तो आपका अर्थशास्त्र ठीक हो, आर्थिक व्यवस्था ठीक हो, वो भी ठीक नहीं है, उस पर अगली दफे बात करते हैं। दूसरा, आपकी सुरक्षा ठीक हो, डिफेंस ठीक हो। तीसरा, फिर आपकी कूटनीति ठीक हो। आप जो हैं खेल रहे हैं आग के साथ है। अग्निपथ कह दिया, अग्निपथ पे चल चुके हैं। मुल्क ने मांगी थी उजाले की एक किरण और निजाम ने हुक्म दिया कि मुल्क में आग लगा दो। चलिए प्रदीप, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। थैंक यू। बहुत सारी चीजें अतुल सर ने आज बताई अग्निपथ स्कीम को लेके। और जैसा कि केंद्र सरकार ने, हालांकि अग्निपथ अगर रिटायर होके आएगा, जब 75% लोग जब आएंगे, उनको प्राइवेट सेक्टर कैसे लेगा ये बात अलग है, लेकिन सरकारी सिस्टम ये कह रहा है हम रोजगार देंगे, हम कुछ पैसे देंगे। बड़ी बात यह है कि फौज के मोरल की क्या स्थिति है, ये बहस का विषय निरंतर हो सकता है। लेकिन बहुत एक पक्ष अतुल सर ने हमें फौज के मोरल को लेकर जो दिखाया है, वो बहुत चिंता जताता है कि नेपाल से हमारे रिश्ते, न केवल नेपाल से रिश्ते बल्कि हमारे देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पे क्या असर पड़ेगा। इन तमाम बिंदुओं पे बात की। सर बहुत धन्यवाद आपका। एक बात और कहूंगा जाने से पहले जी। हमारी एक ओर है पाकिस्तान, दूसरी ओर है चीन, बांग्लादेश भी आंख दिखा रहा है, म्यांमार भी कोई हमारा सगा नहीं है, श्रीलंका और लक्षद्वीप से श्रीलंका और मालदीव्स है। तो सारे बॉर्डर लाइव है। जी बिल्कुल। तो जो भी ये देख रहे हैं, इतनी सी विनती करूंगा, थोड़ा सा डिफेंस के बारे में सोच लीजिए। ये देश हमेशा से हरियाली का देश रहा है। सप्त सिंधु, इंडस और गंगा, दोआब, गंगा का दोआब। जमीन उपजाऊ थी, इसीलिए खाइबर से खूब आते थे। हजारों साल से ये देश ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी की वजह से पिटा। हजारों साल से ये देश पिटा क्योंकि जब एक आदमी के पास होती है तलवार या बंदूक या मान लीजिए डंडा, और दूसरे के पास होता है सोना, तो देर सबेर जिसके हाथ में डंडा, तलवार, बंदूक जो भी है होती है, वो आपका सोना भी छीन लेता है। तो गजनी आया, महमूद गजनी आया, मोहम्मद घोरी आया, बाबर आया, अहमद नादिर शाह आया, अहमद शाह अब्दाली आया, रॉबर्ट क्लाइव आया। अब आप निर्णय ले लीजिए कि अगला जो भी आएगा, कोई ना कोई तो आएगा, तो फिर तेरा क्या होगा कालिया? तेरा क्या होगा कालिया? समअप में बड़ी बात कही है, चिंतन करना चाहिए। और आप कमेंट करके बताएं क्या होगा और आप क्या सोचते हैं, कौन सी बात आपको अच्छी लगी, अगले बातचीत में कौन से बिंदुओं पे आप बात करना चाहते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और फिर अब जो हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।